तो दोस्तों, आप अपना ब्रेक लेके आ गए। कैसा था ब्रेक? क्या क्या खाया? होप कि आपका पेट भर गया होगा। सर सर, आपने क्या खाया? तो छोड़ो यार, मैं खाऊंगा। अगर मैं बता दिया ना, आप जेलस हो जाएंगे। नहीं सर नहीं, प्लीज बताइए सर। मैं बता देता हूँ। हमारे स्टूडियो के नीचे यहाँ पे एक नथुलाल के समोसे मिलते हैं। और दोस्तों क्या बताऊँ, इतने टेस्टी होते हैं। वो एक फिल्म थी ना, शराबी, उसमें डायलॉग था कि मूछें हो तो नथुलाल जैसी हो। मैं बोलता हटाओ यार, समोसे हो तो नथुलाल के हाथ के बने हुए हो, वरना ना हो। चलो दोस्तों, तो हमने ब्रेक में जाने से पहले क्या पढ़ा था? सर हमने लीगल रूल्स ब्रेक में भी रिवाइज कर लिया और हमें पूरा याद हो गया है। एक बार बच्चों, एक बार छोटा सा रिवीजन, ठीक है? सबसे पहले ऑफर का डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर देखेंगे और लीगल रूल्स देखेंगे। 2 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, मजा आ जाएगा, एक एक टॉपिक के भीतर जाएंगे। तो सबसे पहले ऑफर का डेफिनेशन मेरे साथ साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ। सेक्शन 2A में डिफाइंड है, क्या है? When one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, is he is said to make a proposal or offer. वाह वाह, एक बार तालियां बजाइए अपने आप के लिए, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ ऑफर देखा। क्या देखा? जनरल ऑफर, स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर एंड स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। सर ये भी याद है हमें, भीतर के एग्जांपल्स याद है बच्चों? हाँ सर वो याद है, आपको रिवाइज कराने की कोई जरूरत नहीं, हम लास्ट में और एक बार रिवाइज करें। ओके, जैसा आप बोले। फिर उसके बाद हमने एक स्टोरी देखी, उसमें हमने लीगल रूल्स देखा। लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। सबसे पहला क्या था? सर 9 लीगल रूल्स है, हमें पूरे के पूरे स्टोरी के साथ याद है। तो मैं स्टोरी के साथ बोलूं? नहीं सर, आप बिना स्टोरी के साथ बोलिए, सिर्फ लीगल रूल्स बताए। ओके बच्चों, ठीक है, जैसा आप बोले। सबसे पहले, ऑफर में बी जनरल और स्पेसिफिक। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। फिर उसके बाद ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। फिर उसके बाद ऑफर मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। फिर उसके बाद ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। फिर उसके बाद एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। फिर उसके बाद क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। फिर उसके बाद ऑफर कैन बी कंडीशनल। उसके बाद ऑफर should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. क्यों? मुझे पता है आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे थे और हमारे अंदर का जो वॉरियर है वो खुश हो रहा था हमारे अंदर बैठ के। मोदी जी खुश हो रहे थे, मोदी जी तारीफ कर रहे थे। मित्रों शाबाश, बहुत ही उम्दा काम किया है। मेरी तरफ से सबको एक एक चाय मिलेगी। सर आप कुछ भी बोल रहे हैं सर। बच्चों चलता है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है, ठीक है। अब हमने लीगल रूल्स देख लिया, अब हम क्या करेंगे आपको पता है? एक एक लीगल रूल्स का डीप एनालिसिस करेंगे। जो मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं या पढ़ा चुका हूं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, जो आपको ऑलरेडी पता है। फिर लेकिन जो जो आपके लिए नया है वो हम एक एक चीज एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। सर ठीक है सर, हम रेडी हैं। ओके डन। तो पहला, लीगल रूल्स एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। द ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। सर ये तो हमें पता है। सर ये साइड में फोटोज क्या है? बच्चों ये एग्जांपल है। सबसे पहले तो मेरे साथ पढ़ेंगे। एन ऑफर कैन बी मेड टू आइदर पब्लिक एट लार्ज और टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। ओके, आइदर पब्लिक एट लार्ज और टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पे आप लिखेंगे एनी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या लिखेंगे? एनी स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। सबसे पहले अगर केवल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपकी एक क्रश है, आप जाके उसको प्रपोज करते हो। तो बच्चों ये कौन सा ऑफर हुआ? आपने सिर्फ एक ही जन को प्रपोज किया ना, एक स्पेसिफिक बंदी तो है, प्रपोज करते हो। तो ये कौन सा ऑफर हुआ? सर स्पेसिफिक ऑफर। सर कितने बार बताएंगे? हाँ बच्चों, स्पेसिफिक ऑफर हुआ। लेकिन मान लो आपकी शादी ही नहीं हो रही। आपने बाला मूवी देखी है? हाँ, आपके बाल उड़ गए तो आपकी शादी ही नहीं हो रही। तो आपने क्या किया? मैट्रिमोनियल साइट में अपनी प्रोफाइल डाल दी। किसमें डाल दी? मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में। ये देखो इधर है मैट्रिमोनियल प्रोफाइल, शादी.com, जीवनसाथी.com। सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बच्चों, बहुत लोग करते हैं। तो आपने मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में अपनी साइट प्रोफाइल
मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल डाल दी। तो ये कौन सा ऑफर है सर? ये तो कोई भी लड़की एक्सेप्ट कर सकती है या फिर कोई भी लड़का एक्सेप्ट कर सकता है, तो सर ये तो जनरल ऑफर है। हाँ, सिंपल। जब आप किसी एक बंदे या फिर किसी स्मॉल ग्रुप ऑफ बंदों को ऑफर करते हो तो वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। जब आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर करते हो तो वो एक जनरल ऑफर होता है। मैंने ये चीज आपको एकदम अच्छे से बता दी है। स्पेसिफिक ऑफर के एग्जांपल्स एक बार फिर से हम ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे साथ साथ लिख लीजिए, स्पेसिफिक ऑफर मेड टू अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। एग्जाम्पल, सेल ऑफ कार बाय ए टू बी। ए ने अपनी कार बेचने का जो स्पेसिफिक ऑफर है सिर्फ बी को दिया। या फिर वही सेम एग्जांपल, स्पेसिफिक ऑफर का जब ग्रुप ऑफ पर्सन, सेल ऑफ कार बाय ए टू हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। का मतलब क्या सर? एक उनके ग्रुप, मतलब जैसे ए के कुछ दोस्त थे, एक मिनट, हाँ, ए के कुछ दोस्त थे, 10-12 दोस्त थे, तो उसने अपने दोस्तों को ऑफर किया कि अगर तुम मेरी कार बेच रहे हो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा या ये दूंगा। सिर्फ वो 10-12 जन ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक ऑफर है। ओके, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? When offer is made to a single person or specific person or a group of person is known as a specific offer। सर समझ आ गया सर? आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, हमें बहुत सारा कोर्स पढ़ना है। यस यस, ओके, तो आप तो बहुत समझदार हो रहे हो। फिर उसके बाद जनरल ऑफर, मेड टू पब्लिक एट लार्ज। हमने केस लॉ क्या देखा था? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। मजा आया बच्चों? हाँ सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है हमें। बच्चों, सबसे पहला लीगल रूल हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, इसलिए मैं इतना डीप एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। अब सेकंड लीगल रूल में हम जाते हैं, ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। अब एक्सप्रेस्ड का मतलब तो आप जानते हो, आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? आइदर रिटन या फिर ओरल। समझ आ गया? या तो आप लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर बोल सकते हो। एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? आइदर रिटन और ओरल। और इम्प्लाइड की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? इम्प्लाइड की। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इम्प्लाइड ऑफर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 1, बस सर्विस कंपनी has given and, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग, मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा। इम्प्लाइड ऑफर पब्लिक एट लार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पब्लिक और पैसेंजर। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एक जो बस सर्विस होती है, बस कंपनियां जिनकी बस होती हैं, जो बस चलाते हैं, वो कंपनी पूरे पब्लिक एट लार्ज को एक इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड मतलब ऑब्वियस कि मैं ऑफर ही दे रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है
कि मैं ऑफर दे रहा हूं, आपको पता है कि ये ऑफर है, ये एक ऑब्वियस सी चीज है। एक इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है बस कंपनी ने पब्लिक एट लार्ज, जो बहुत ऑब्वियस है, हर एक बंदा समझ सकता है कि बस कंपनी ने हमें ऑफर किया है, उसको घर घर जाके बताने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अगर आप जाके बस में बैठ जाते हो, जहां से भी आपको जाना है जहां तक, अगर वो वाली बस में आप जाके बैठ जाते हो, इसका मतलब आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। बस कंपनी ने जो आपको इम्प्लाइड ऑफर दिया था वो आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बस कंपनी एक्सेप्टेंस के बदले आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है? बस फेयर। सिंपल। बस कंपनी आपको क्या दे रही है? ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आप जैसे ही आपने इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो बस कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? बस फेयर। सिंपल। सर हमें थोड़ा बहुत समझ तो आ रहा है, लेकिन सर और थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। चलो बच्चों, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बार ये वाला एग्जाम्पल आपने लिख लिया, मैं इसको डिलीट कर दूं। चलो मैं वन नोट में बता देता हूँ। हाँ, हम यहाँ इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप अपने बुक में ही लिखिएगा छोटे छोटे करके, ठीक है? ओके। सर और एक एग्जाम्पल दीजिए हमें। जरूर बच्चों। कभी आप अपने पापा के साथ, ध्यान से सुनना, कभी आप अपने पापा के साथ ट्रैफिक सिग्नल में गए हो? जब कार में जब ट्रैवल कर रहे होते हो, तो कभी ट्रैफिक सिग्नल आया है? तो बनाते हैं यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल। सर आपकी ड्राइंग बहुत खराब है, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करो। ये ट्रैफिक सिग्नल है और ये रोड है, और यहाँ पे आप जा रहे हो अपने पापा के साथ। ये कार है। सर मजाक मत कीजिए हमारे साथ बच्चों, ये कार ही है। तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट होती है। जैसे ही रेड लाइट होती है, तो एक बंदा जो वहां ट्रैफिक सिग्नल में पहले से ही वेट कर रहा होता है, वो आके आपकी कार साफ करने लगता है। क्या आपने उसको कहा कि भाई तू मेरी कार साफ कर? कभी आपने उसको कुछ कहा क्या? नहीं, आपके तो मिरर्स क्लोज होते हैं। वो आके आपकी कार साफ करने लगता है। क्या होता है? अ बॉय स्टार्ट्स अ कार। तो दोस्तों, उस लड़के ने जिसने बिना पूछे ही आके आपकी कार साफ करने लग गया, तो उसके बदले वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? के बदले वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? एक्सपेक्टेशन ऑफ बॉय। हाँ दोस्तों, आप तो बहुत स्मार्ट हो, ऑब्वियसली वो उसके बदले मनी एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? मनी एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो उसने जो आके कार साफ करने लग गया, वो क्या था दोस्तों? एक इम्प्लाइड ऑफर। एक ऑफर था कि मैं आपकी कार साफ करूंगा और आप मुझे पैसे देंगे। अगर उसने ये बोला होता कि सर मैं आपकी कार साफ करूंगा 10 रुपए के बदले, कार साफ करने से पहले, तो ये एक एक्सप्रेस ऑफर होता। उसने एक्सप्रेस किया, लेकिन उसने क्या किया? जाके डायरेक्ट कार साफ करने लग गया बिना पूछे। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है। उसने अपने कंडक्ट ने क्या किया? काम करना ही शुरू कर दिया। सबसे पहले पहले वाले एग्जांपल में, अगर उसने जाके कार साफ करने से पहले जाके बोला होता कि सर क्या मैं आपकी कार साफ कर दूं, उसके बदले में 10 रुपए लूंगा, तो उसने अभी तक कार साफ की नहीं है, उसने ऑफर दिया है। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तभी वो कार साफ करेगा और उसके बदले 10 रुपए लेगा। सिंपल सिंपल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ये, एक्सप्रेस ऑफर है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो कुछ बिना बोले ही, आपके बिना बोले या फिर उसके बिना बोले, जाके कार साफ करने लगता है, मतलब अपना काम करने लगता है, कंडक्ट ऑफ वर्क, तो उसने एक इम्प्लाइड ऑफर दिया। और इम्प्लाइड मतलब क्या था? ऑब्वियस। ये ऑब्वियस है कि कार साफ करने के बदले वो आपसे पैसे चाहता है। समझ आया? तो दोस्तों, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। आप एक बार एग्जाम्पल अपने बुक में लिख लीजिए, छोटा छोटा करके लिखना, मैं आपको एग्जाम्पल लिखाता हूं। ओके। अ बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग
द कार as it stops at the traffic signal. Okay? Without being asked to do so. Without asked to do so. In such circumstances, any reasonable man, दोस्तों मेरे साथ साथ लिखिए वरना आपको स्क्रीनशॉट उठा के फिर क्लास के बाद लिखना पड़ेगा, होमवर्क बढ़ जाएगा आपका. Such circumstances, any reasonable man could guess that he expects to be paid, that he expects to be paid for this. Here, a boy makes an implied offer. Ta-da! दोस्तों होप आपको इम्प्लाइड ऑफर समझ आ गया होगा. सर हमने दो एग्जांपल ले लिए. सबसे पहला बस वाला एग्जांपल, बस कंपनी ने इम्प्लाइड ऑफर दे रखा है. सेकंड, जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो तो एक बंदा आके अपने आप ही बिना पूछे कार साफ करने लगता है, तो सर वो भी इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है. सर लेकिन और एक चीज समझाइए सर, और एक एग्जांपल. चलो ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 2 था ये, ठीक है. अब एग्जाम्पल 3 अलग पेन से लिखते हैं हम. हाँ सर, क्या एग्जाम्पल 3 मैं दूंगा रेस्टोरेंट. थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं. हाँ, रेस्टोरेंट सर्विसेज. अब बस लो, रेस्टोरेंट सर्विसेज. सर ये कैसे इम्प्लाइड ऑफर है? दोस्तों जब आप कोई होटल में खाने जाते हो तो क्या होटल वाले आपके घर आके आपको ऑफर करते हैं प्लीज हमारे रेस्टोरेंट खाने आइए, प्लीज सर हमारे रेस्टोरेंट खाने आइए, हमारे रेस्टोरेंट में ये मिलता है सर, हमारे रेस्टोरेंट में स्पैगेटी मिलता है, हमारे रेस्टोरेंट में पास्ता मिलता है, हमारे रेस्टोरेंट में मोमो मिलता है, सर इतना कुछ मिलता है, प्लीज सर आइए सर, कंटिनेंटल, साउथ इंडियन, इटली इटालियन. दोस्तों मैं इतना रेस्टोरेंट नहीं आता. ओके, क्या वो जाके आपके घर में ऑफर करते हैं? नहीं, वो तो एक इम्प्लाइड ऑफर कर रखे हैं ऑलरेडी कि हम आपको जगह देंगे खाने के लिए, खाना भी प्रोवाइड करेंगे, जगह भी प्रोवाइड करेंगे. अगर आप जाके रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं, इसका मतलब आपने रेस्टोरेंट का जो इम्प्लाइड ऑफर है वो एक्सेप्ट कर लिया. रेस्टोरेंट ने इम्प्लाइड ऑफर कैसे दिया? एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया, खाने के लिए शेफ रख लिए खाना बनाने के लिए, और डाइनिंग के लिए स्पेस देखा, टेबल चेयर रख दिए, डाइनिंग टेबल्स रख दिए. ये रेस्टोरेंट का इम्प्लाइड ऑफर था हम सबके लिए. अगर हम जाके रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं तो इसका मतलब हमने रेस्टोरेंट का इम्प्लाइड ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. आ गया? ओके. अब एक मंत्र मैं आपको बताता हूं. जब भी ऑफर एक्सप्रेस होता है ना, एक्सप्रेस, तो उसमें परमिशन बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ करने से पहले, मतलब जो भी आप कंसिडरेशन, जो भी आप करोगे सामने वाले के लिए, उसके बदले आपको जो मिलेगा, उसके पहले परमिशन चाहिए होती है. जैसे अगर वो कार साफ करने वाला बंदा पहले आपसे पूछता कि सर मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं क्या, मतलब वो परमिशन मांगता पहले. अगर आप हाँ बोलते तभी वो साफ करता, नहीं तो नहीं करता. लेकिन जब इम्प्लाइड ऑफर होता है, नो परमिशन, और ऐसे नहीं लिखते, हम लिखेंगे कंडक्ट द वर्क. यहाँ पे मैं वर्क लिख रहा हूं, कंसिडरेशन वर्ड है, वो आप सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे. कंडक्ट द वर्क मतलब जो भी वो करना चाहता है, गाड़ी साफ करना चाहता है, कंडक्ट द वर्क विदाउट परमिशन.
समझ आ गया दोस्तों? आज बहुत गर्मी है दोस्तों। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए। ये मूल मंत्र है, हमेशा याद रखना। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? परमिशन के साथ होता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कंडक्ट द वर्क विदाउट परमिशन। तो तीन एग्जांपल क्या है इम्प्लाइड? तीन एग्जांपल क्या है इम्प्लाइड के? सबसे पहले आप इक्वल टू बस सर्विस वाला एग्जांपल, सेकंड हमारा ट्रैफिक सिग्नल पे जो बॉय आके क्लीन करता है उसका एग्जांपल, और थर्ड है हमारा रेस्टोरेंट सर्विसेज का एग्जांपल। समझ आ गया? ओके, द ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड आपने इधर लिख लिया होगा, मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, उसमें थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेना। दो लीगल रूल्स हमने पढ़ लिया है। द ऑफर में भी आइदर स्पेसिफिक और जनरल, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर बिना सब कुछ समझ आ रहा है? हाँ बच्चों, मैंने कहा ही था। तो और आगे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं बता दूं बच्चों, कभी कभी केस लॉज आते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा केस लॉज आते हैं। मतलब एक इम्प्लाइड ऑफर का आपको एक केस लॉ दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन आया कि आपको जाना था कहीं 20 किलोमीटर दूर, तो आप जाके एक बस में बैठ गए। बस में बैठ के जब बस आपको 20 किलोमीटर दूर छोड़ दी, तो आपने पैसा देने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि मैंने बस वाले को ऑफर किया था, लेकिन ऑफर तो कम्युनिकेट हुआ ही नहीं। आपने कहा कि बस वाले ने ऑफर दिया मुझे, लेकिन मेरे पास तक तो ऑफर आया ही नहीं, तो मेरा बस में बैठना एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? नहीं, आपको ये सारी प्रोविजंस लिख के आनी है। एन ऑफर में बी मेड, पहले लीगल रूल्स लिखना है, उसका लीगल रूल्स ऑफ वैलिड एग्रीमेंट, उसमें नीचे लिखना है कैन ऑफर में बी मेड आइदर बाय वर्ड्स और बाय कंडक्ट, मतलब एक ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। फिर उसमें वो भी लिखना है कि हाउ एन ऑफर कैन बी एक्सप्रेस बाय वर्ड्स और बाय और इन राइटिंग। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि एन इम्प्लाइड ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्टिंग बाय कंडक्ट। के बाद आपको एक केस लॉ साइड करना है कि अगर कोई केस लॉ है, इसमें कोई केस लॉ नहीं है, आपको एग्जांपल साइड करना है। बस सर्विस वाला एग्जांपल साइड करना है, सेकंड में आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल साइड करना है, और ट्रैफिक सिग्नल वाला। मतलब इन्विजिलेटर को समझ आना चाहिए कि बच्चे को हर एक चीज पता है इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है। समझ आ गया? ओके, तो हम थर्ड में मूव करते हैं। थर्ड वाला क्या था हमारा? ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। क्या? ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। साहिल सर ने गर्लफ्रेंड को फोन किया, गर्लफ्रेंड ने हाँ बोल के भी नहीं आया, नहीं आई, वही वाला एग्जांपल है, ठीक है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। एक बार सब मेरे साथ लीगल टेक्स्ट पढ़ेंगे। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप। ये मेरे साथ अंडरलाइन कर लो। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिविंग राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड, मैंने कहा था ना इंटेंशन सबसे मेन वर्ड है। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइट्स टू लीगल कंसिक्वेंसेस एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ। सोशल इन्विटेशन even if it is accepted does not create legal relation because it is not so intended। तो दोस्तों और एक बार पढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड, मतलब लॉ में, लॉ की नजरों में वो एक्सेप्ट हो सकता है वो ऑफर, एंड गिविंग राइट्स टू लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल रिलेशनशिप राइज होना चाहिए। इफ द ऑफर डज नॉट इंटेंड टू गिव राइट्स टू लीगल कंसिक्वेंसेस, अगर कोई ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, एक अग्रीमेंट बना, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, नॉट एनफोर्सेबल, एग्रीमेंट बना, लेकिन अगर किसी ने वो एग्रीमेंट तोड़ा, किसी ने ब्रीच किया, मतलब ब्रीच मतलब तोड़ा, तो अगर दूसरे वाले पार्टी जिसको नुकसान हुआ है वो अगर उसके अगेंस्ट केस कर सकता है या फिर लीगल एक्शंस ले सकता है, तभी वो एक ऑफर वैलिड माना जाएगा कि ये एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इसका इंटेंशन था। जो हमने एग्जाम्पल लिया साहिल सर वाला, साहिल सर ने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया, गर्लफ्रेंड ने हाँ करके भी गर्लफ्रेंड नहीं आई, तो क्या साहिल सर उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, वो एक सोशल इन्विटेशन था। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इन्विटेशन। कॉलिंग गर्लफ्रेंड फॉर डिनर, अगर वो नहीं आई तो क्या आप केस कर सकते हो? नहीं। फिर उसके बाद कॉलिंग फ्रेंड्स
inviting friends to play poker or anything, inviting friends play games। क्या आप अगर वो नहीं आए तो आप उनके अगेंस्ट केस कर सकते हो? नहीं। तो दोस्तों इसका जो कंक्लूजन है वो है कि जो आपके नियर डियर वंस हैं, नियर एंड डियर वंस, मतलब फैमिली, रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, इन सब के साथ जब आप कोई ऑफर या फिर कब इन सबको कोई ऑफर देते हो और उसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं है, नो इंटेंशन। जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें लीगल इंटेंशन नहीं हो सकता है, इंटेंशन मेन है। अगर कोई इंटेंशन नहीं है आपका, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देन is a social invitation and not a valid offer। अब वैलिड ऑफर ही नहीं है तो एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आती, एक्सेप्टेंस नहीं आता तो एग्रीमेंट ही नहीं बनता, एग्रीमेंट नहीं है तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की बात ही नहीं आती, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ की बात नहीं आती तो कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं आती, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो आती। हाँ हाँ सर समझ आ गया। तो ये सब आप एक बार लिख लीजिए। सोशल इन्विटेशन का एग्जांपल क्या है पे जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे होंगे तब एक केस लॉ भी है, कब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं होता, वो ये ऑफर से रिलेटेड ही है। मैं तब जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ना। एक बार इधर खाली लिख के रख लो, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। आ गया? तो दोस्तों अभी मेरे पास मैंने आपसे दो केस लॉ उधार पे लिए हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक वाला बोल्टन वर्सेस जोन्स जो मैं एक्सेप्टेंस के साथ पढ़ाऊंगा, और एक बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर जो मैं पढ़ाऊंगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। समझ आ गया? तो तीन चीज हमने अभी तक पढ़ ली, ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। समझ आ गया? अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए लीगल रिलेशन का तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे लिखना है अपने वर्ड्स में, दैट ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ which is capable of creating legal relation, a social invitation even if it is accepted, a social invitation even if it is accepted does not amount to a valid offer, does not constitute a valid offer in the eyes of the law। समझ आया? प्रेजेंटेशन स्किल्स तो मैं आपको बताऊंगा ही जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, और उसके आंसर कैसे लिखने हैं, क्या लिखना है आंसर्स के भीतर, कैसे इजी लैंग्वेज में लिखना है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, बस पेशेंस रखिए आप। चौथा आता है इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट एंड नॉट वेग। जब साहिल सर ने एक प्लेट पनीर ऑर्डर की थी तो कौन सा पनीर, हैदराबादी पनीर, पनीर बटर मसाला, कौन सा पनीर वो तो नहीं पता ना, तो इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट एंड नॉट वेग। सर्टेन का मतलब एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट होता है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। डेफिनाइट का मतलब सर्टेन ही होता है, मतलब डेफिनाइट, इट इज डेफिनाइट, नो अदर डाउट्स इन्वॉल्व। समझ गया? अगर आप साहिल सर उधर बोलते हैं मुझे एक पनीर बटर मसला है, मतलब बटर मसला चाहिए, तो वो एक सर्टेन एंड डेफिनाइट ऑफर होता। एंड नॉट वेग, वेग मतलब जो उसका रियल मीनिंग है वो है धुंधला। वेग मतलब धुंधला, कुछ धुंधला धुंधला सा समझ आ रहा है, आप ऐसा बोलते हैं ना, कुछ धुंधला धुंधला सा समझ आ रहा है सर, आप जो भी समझा रहे हैं धुंधला धुंधला समझ आ रहा है। बच्चों मैं वाइप कर दूंगा, मैं वाइपर का काम करूंगा और जो भी धुंधला धुंधला है सब मिटा के अच्छे से समझा दूंगा, बस। तो तीनों एक ही चीज बोल रहे हैं, इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। तो एक बार हम लीगल टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल दूंगा बहुत बढ़िया वाला। इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑफर आर वेग और इनडेफिनाइट, इट्स एक्सेप्टेंस कैन नॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर एक ऑफर सर्टेन नहीं है, डेफिनाइट नहीं है या फिर वेग है, तो उसका अगर एक्सेप्ट हो जाता है, वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं होता, तब एक एग्रीमेंट नहीं बनता, वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनता है। फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लीगल टेक्स्ट इतना ही है। एग्जांपल में हाँ हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? डी, ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनाइट एंड
नॉट वेक। अब दोस्तों मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूं, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो हम एग्जांपल, एकदम हाथ वाथ झटको, एकदम सो के बैठो, स्ट्रेट नहीं बैठने का, हाथ वाथ झटको। चलो अब यहाँ पे ए था, एक बंदा था जो ऑयल सेल करता था, ऑयल सेल करता था, ठीक है। जो क्या करता था, ऑयल सेल करता था, बंदा था जो ऑयल सेल करता था। ठीक है, तो और एक बार एग्जांपल, एक क्या था, एक बंदा था जो ऑयल सेल करता था। ऑयल उसके पास बहुत तरीके के ऑयल थे, मस्टर्ड ऑयल, फाइन ऑयल, पेट्रोलियम, कोकोनट ऑयल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत तरीके के ऑयल्स वो सेल करता था। उसने एक दिन, और एक बंदा है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू सेल ऑयल ऑफ सेल ऑयल ऑफ 1000 किलोज, 1000 लीटर्स। ठीक है, ए ने बी को कहा कि मैं तेरे को 1000 लीटर तेल बेचूंगा। क्या बेचूंगा? 1000 लीटर तेल। कुछ कंसिडरेशन के बदले, पैसों के बदले, पैसे नहीं बताए, पैसे बताए होंगे, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ए ने बी को कहा कि मैं तेरे को ऑयल बेचूंगा। तो बच्चों, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? क्या बी को पता चलेगा कि ये कौन से ऑयल बेचने की बात कर रहा है? क्या बी को पता चल जाएगा? बी एस्ट्रोलॉजर है क्या? नहीं ना। तो ए ने जो बी को ऑफर किया कि मैं तेरे को ऑयल बेचूंगा, ये एक वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि ये सर्टेन ही नहीं है। सर्टेन कब होता? अगर वो स्पेसिफिक बोलता कि सुन बी, मैं तेरे को मस्टर्ड ऑयल बेचूंगा। कौन सा ऑयल बेचूंगा? मस्टर्ड ऑयल। तब जाके वो स्पेसिफिक होता। इसने तो सिर्फ ऑयल कहा, ये स्पेसिफिक ऑफर नहीं है, मतलब फीचर्स इसके स्पेसिफिक नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला है। बी कंफ्यूजन में है, यार ये मेरे को मस्टर्ड ऑयल बेचेगा, रिफाइंड ऑयल बेचेगा, पेट्रोलियम बेचेगा, या फिर कोकोनट ऑयल बेचेगा, या फिर कौन सा ऑयल बेचेगा। तो बी वेग है, मतलब वो जो ऑफर है वो वेग है। बी धुंधला धुंधला है उसके दिमाग में कि कौन सा ऑयल खरीदेगा वो, कौन सा ऑयल बेचेगा वो। दया, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। समझ आ गया? ये हमारा एग्जाम्पल 1 है इसमें। अब और एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सर और एक एग्जांपल, हमें तो समझ आ गया। मान लो ए, ये सिर्फ रिफाइंड ऑयल बेचता है, ये सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही बेचता है और कुछ नहीं बेचता। ने बी को कहा, बी को क्या कहा? सेल ऑयल 1000 kgs, 1000 लीटर्स। ठीक है, इसने बी को फिर से कहा कि मैं तुझे तेल बेचूंगा 1000 लीटर। इस बार भी उसने नहीं कहा कि कौन सा तेल। इस बार क्या उसने कहा कि कौन सा तेल बेचूंगा मैं? नहीं, इस बार भी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं तुझे तेल बेचूंगा 1000 लीटर। तो बच्चों, क्या ये एक वैलिड ऑफर है? क्या? हाँ। कैसे? मैंने अभी तो आपको ऊपर समझाया। लेकिन सर वो तो सिर्फ एक ही तरीके का तेल बेच रहा है, तो बी को तो पता चल जाएगा ना कि वो मस्टर्ड रिफाइंड ऑयल की बात कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल बेचता है। तो बी को तो पता है, वो अगर तेल बेचने की बात कर रहा है तो रिफाइंड ऑयल की ही बात कर रहा है। हाँ, मतलब ये अभी, ये वाला जो फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया था, ये नॉट सर्टेन था। सर नॉट सर्टेन क्या होता है? आपको समझाने के लिए, नॉट सर्टेन और अनसर्टेन था ये, कि तब वो बहुत सारे ऑयल्स में डील कर रहा था, और वो कौन सा ऑयल बेचेगा
वो उसने बताया ही नहीं, वो उसने बताया ही नहीं कि वो अनसर्टेन था, और वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। क्यों? कि वो अनसर्टेन था। सर लेकिन यहां पे भी उसने सिर्फ ऑयल ही कहा है। इन बच्चों, वो तो सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही बेचता था, तो वही देगा ना। ये क्या एक वैलिड ऑफर है? हाँ। क्यों? बिकॉज ऑफर इज capable offer is capable of being made certain। ये क्या होता है सर? मतलब एक ऑफर जो उसने दिया वो अनसर्टेन था, क्योंकि उसने सिर्फ ऑयल कहा। रिफाइंड ऑयल कहता तो सारे टर्म्स उसके सर्टेन होते हैं। लेकिन ये जो ऑफर है, जो अनसर्टेन ऑफर उसने दिया, उसको हम सर्टेन कैसे बना सकते हैं? सर क्योंकि वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल बेच रहा था, तो हमें पता है वो रिफाइंड ऑयल ही देगा, तो बन गया ना ऑफर सर्टेन। समझ आ गया? तो एक होता है अनसर्टेन ऑफर, अनसर्टेन या फिर डेफिनाइट नहीं है या फिर वेग है, उसको हम बोलते हैं वो वैलिड ऑफर नहीं है। और कुछ ऑफर्स ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में अनसर्टेन होते हैं बट दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। नहीं? चलो और एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो हमने देखा ऑफर्स आ गया इधर। एक तो होता है अनसर्टेन ऑफर्स जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस अनसर्टेन है, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद आता है केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। अब मान लो मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया वो तो आपको समझ आ गया। उसके बाद मान लो कि आपने कार लोन लिया। क्या लिया? कार लोन लिया। वो कितने इयर्स का हुआ? 7 इयर्स का। और इंटरेस्ट रेट कितना था? 10% पर एनम मान लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने 7 साल के लिए कार लोन लिया। उसमें उसने कहा कि 10% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कितने अमाउंट में लगेगा, क्या उसने ये चीज कहा? नहीं। तो सर ये तो अनसर्टेन एग्रीमेंट हो गया ना। बच्चों नहीं। सपोज स्टार्टिंग में आपने 2 लाख रुपए का लोन लिया और आपकी जो पेमेंट थी, जो आपको वापस करना था बैंक को, हर साल वापस करना था। हर साल मान लो कि 7 डिवाइडेड पे कितना होता है भाई? ये 7 3 2,10,000, 2,10,000 पकड़ लो। तो हर साल आपको 70,000 रुपीज वापस करने थे। तो पहले साल इंटरेस्ट 2,10,000 पे लगेगा। सेकेंड साल इंटरेस्ट 2,10,000 माइनस 70 इक्वल टू 1,40,000 पे लगेगा। फिर 1,40,000 माइनस 70,000 70,000 पे थर्ड ईयर इंटरेस्ट लगेगा। तो सर हमें पता तो है कितना पे इंटरेस्ट लगना है। लेकिन मान लो कि आपने पहले साल, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे तो आपने 1,00,000 रुपए रिपे कर दिए। तो दोस्तों अभी आपको नहीं पता, जब आप लोन ले रहे हो तब आपको बस उसका परसेंटेज पता है कि 10% इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कितने अमाउंट पे लगेगा वो आपको नहीं पता। तो अभी आपको लग रहा है ये अनसर्टेन है, लेकिन जब आप पे करोगे उसमें से जितना बचा, पे करने के बाद जितना बचा उस पे इंटरेस्ट लगेगा। मान लो 2,10,000 है, आपने एक साल बाद 1,00,000 रुपए पे कर दिए, तो 1,10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10%। तो पता तो चल जाएगा ना, मतलब फ्यूचर में वो ऑफर सर्टेन हो सकता है। समझ आ गया? केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। अब समझ आया आपको? तो दो एग्जांपल्स हमने ले लिए। अगर वो सेम ऑयल में, मतलब एक ही ऑयल में डील कर रहा है, तो वो अगर खाली बोलता है कि मैं आपको ऑयल बेचूंगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो रिफाइंड ऑयल बेचेगा। भले ही वो अनसर्टेन स्टेटमेंट हो, अनसर्टेन ऑफर हो, बट इट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। समझ आ गया? तो ये दो एग्जांपल आप लिख के रख लो, एक कार लोन वाला और एक ऑयल वाला। आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं।
समझ आ गया दोस्तों। तो अनसर्टेन मतलब अगर वो बहुत सारे ऑयल में डील करता है और बोलता है कि क्या तुम तेल खरीदोगे, सिर्फ इतना ही बोलता है, तो ये एक अनसर्टेन है, बिकॉज पता नहीं हमें कौन सा तेल का बात कर रहा है वो। फिर उसके बाद सर्टेन ऑफर होता है, अगर वो बहुत सारे तेल में डील करता है लेकिन स्पेसिफिकली बोल देता है क्या तुम कोकोनट ऑयल खरीदोगे, तो ये एक सर्टेन ऑफर है। और कैपेबल ऑफ मेड सर्टेन मतलब अभी अनसर्टेन है लेकिन बाद में सर्टेन हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस लॉ आया तो आपको लिखना है कंक्लूजन में दैट दिस ऑफर इज प्रेजेंटली अनसर्टेन बट इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इन फ्यूचर इवेंट्स विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर इवेंट्स। समझ आ गया? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? सर मजा आ रहा है सर। हमने कितना पढ़ लिया? 4 पढ़ लिया। इट मस्ट बी लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर, इट मे बी जनरल और स्पेसिफिक, it may be expressed or implied, it must be capable of creating legal relations, it must be certain, definite and not vague। सर मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है और मजा आएगा दोस्तों। it must be communicated to the offeree, जो ऑफर है वो कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी तक, मतलब ऑफरी तक वो ऑफर पहुंचना चाहिए। हमने जो एग्जांपल लिया था, जो स्टोरी हमने देखी थी, साहिल सर ने 500 रुपए का पेट्रोल डालने के लिए बोला लेकिन जो सर्विस वुमेन थी वो डेफ थी, डेफ थी, तो ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, ऑफर उस तक पहुंचा ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगी? दोस्तों ऑफर हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए। एक बार हम लीगल टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर एक बहुत फेमस केस लॉ है वो हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि केस लॉज कैसे मेंटेन करने हैं कॉपी में। ओके, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। लीगल टेक्स्ट मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। पिंक टॉप तू पढ़ नहीं रही है मेरे साथ साथ, प्लीज ध्यान दे, मोबाइल साइड में रख, एकदम आग लगाने वाले हम। अभी तो सुबह सुबह आपसे मोदी जी मिलके गए मित्रों, तो मित्रों ध्यान से पढ़ोगे तो मैं अपनी देश की इकोनॉमी आपके हाथ में दे दूंगा। आप ही हो भविष्य इस देश का। तो मित्रों आओ, वापस आओ, वापस आओ, पढ़ो। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर ये तो समझ आ गया हमें। टू द पर्सन हुम इट इज मेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। टू द पर्सन हुम इट इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको कम्युनिकेट होना जरूरी है, अदरवाइज देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ इट। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो एक्सेप्टेंस किस बात का? Unless an offer is communicated, there can be no acceptance of it. And acceptance of an offer in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right on the acceptor. सर ये लास्ट लाइन क्या बोल दिया? तो हाईलाइट कर लो इसको, ऐसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है an acceptance of an offer in ignorance of the offer, in ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right। confer मतलब ऑब्लिगेशन डालना। मतलब एक्सेप्टर पे आपका कोई हक नहीं बनता जिसने ऑफर किया था, ठीक है। डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर, नॉट एक्सेप्टेंस एंड नॉट डज नॉट, ओके। मतलब एक्सेप्टर के पास कोई राइट नहीं आ सकती। डज नॉट कन्फर एनी राइट मतलब एक्सेप्टर, मतलब उसको ऑफर कम्युनिकेट हुआ ही नहीं था, ऑफर बिना जाने ही उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके पास कोई राइट्स नहीं आएंगी। वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई राइट्स नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ऑफर तो कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया? समझ आया? रोटी बनी नहीं तो आपने रोटी खा कैसे ली? अब इसमें दोस्तों हमारा केस लॉ आ रहा है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। बहुत ही फेमस केस लॉ है एंड पास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस इस केस लॉ पे बेस्ड हैं। मैं बता दूं आपको, जो केस लॉज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या लगता है डायरेक्ट क्वेश्चन यही वाला केस लॉ उठा के डाल देते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं, सेम फैक्ट्स ऑफ द केस, मतलब इस केस लॉ में जो फैक्ट्स है वैसा ही और एक केस बनाते हैं सेम फैक्ट्स के साथ और आपको कंक्लूजन पूछते हैं। समझ आ गया? अब केस लॉ में जाने से पहले मैंने आपको पहले क्लास में बताया नहीं था, तो मैं बता देता हूँ। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। सर ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा भी तो लिखा हो सकता है, गौरी दत्त वर्सेस लालमन शुक्ला। दोस्तों जो केस फाइल करता है, उसको उसका नाम पहले होता है, उसको हम बोलते हैं प्लेंटिफ। क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ या फिर क्लेमेंट। तब वो क्लेम कर रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ है, मेरे को ये कंपेंसेशन चाहिए एंड ऑल। जिसके अगेंस्ट केस फाइल होता है, उसका नाम सेकंड में लिखा जाता है और उसको बोलते हैं डिफेंडेंट।
मतलब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है या फिर कर रही है। समझ आ गया? प्लेंटिफ डिफेंडेंट, प्लेंटिफ का नाम हमेशा फर्स्ट में होता है और डिफेंडेंट का नाम सेकंड में होता है। अब ये बच्चा सोच रहा है, जब भी हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम केस लॉ की मदद लेते हैं। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब बच्चों हम पढ़ेंगे केस लॉ हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें मैंने आपके लिए कोई एनिमेशन नहीं बनाया, हम खुद, मैं आपके बुक में भी जो भी मेरी बुक्स फॉलो कर रहे हैं उनको मैंने ब्लैंक पेज दिया है, हम खुद ड्रॉ करेंगे। तो गौरी दत्त एक लेडी थी, कौन थी? गौरी दत्त। कौन है? गौरी दत्त। और उनका एक नीस था, नीस या फिर नेफ्यू, भांजा, मतलब कि बहन का बेटा, भाई का बेटा, ठीक है, उनका एक नीस था। ये एक दिन हो गया लॉस्ट या फिर डिसअपियर। क्या हो गया? एक दिन खो गया। तो गौरी दत्त बहुत परेशान हो गई। बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, गौरी दत्त बहुत परेशान हो गई। उनके घर में एक नौकर था, यानी कि कौन था बच्चों? लालमन शुक्ला। ये ड्राइंग बहुत अच्छी है मुझे पता है। तो ये था लालमन शुक्ला। समझ आया दोस्तों? तो गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को कहा, प्लीज फाइंड माई चाइल्ड, प्लीज फाइंड माई नेफ्यू। अभी तक आपको समझ आया? अभी तक आपको समझ आया? गौरी दत्त थी, गौरी दत्त का एक भांजा था, नेफ्यू था। नेफ्यू अचानक से एक दिन खो गया। तो गौरी दत्त के घर में एक सर्वेंट थे जो काम करते थे, लालमन शुक्ला जी उनका नाम था। तो गौरी दत्त ने लालमन शुक्ला को कहा टेंशन में आके, यार आप प्लीज मेरे बच्चा खोज दो मेरे लिए, मेरा जो भांजा है, मेरा जो नेफ्यू है वो मेरे को खोज के ला दो, ठीक है? तो ये गया खोजने, went to सर्च नेफ्यू। ये अपना खोज रहा था, गांव जा रहा था, बहुत सारा जगह गया, ठीक है? आज क्या होता है, कोई नहीं। तो ये अपना खोजने लग गया। जब ये खोजने चला गया, उसके बाद गौरी दत्त ने एक अनाउंसमेंट की। क्या किया? अनाउंसमेंट या फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया that person who finds my niece, person who finds my niece will be awarded 10,000 rupees। समझ आ गया? तो गौरी दत्त ने जैसे ही लालमन शुक्ला खोजने चला गया, गौरी दत्त ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को खोज के लेके आएगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। उतने में लालमन शुक्ला को उनका नीस मिल गया। लालमन शुक्ला को उनका जो नीस है वो मिल गया। वो एक गांव में छुपा हुआ था, लालमन शुक्ला को नीस मिल गया। लेकिन लालमन शुक्ला को अभी तक ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। जो गौरी दत्त जी ने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज किया वो लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था। लालमन शुक्ला जी जाके उनको नीस वापस कर दिए, मतलब नीस दे दिए उनको, नीस खोज के लाए, वापस उसको घर ले आए। उसके कुछ दिनों बाद लालमन शुक्ला जी को पता चला कि न्यूज़पेपर में एक ऑफर था कि जो भी खोजेगा उसको 10,000 रुपये मिलेंगे।
तो क्वेश्चन अभी ये उठता है, मतलब उसके बाद लालमन शुक्ला जी गौरी दत्त के पास गए, बोले कि लाओ मेरे 10,000 रुपए, मैंने आपके नीस खोज के दिया है, दो मेरे 10,000 रुपए, दो मेरे को। तो क्वेश्चन ये उठता है, वेदर लालमन would be able to recover the reward money। समझ आया दोस्तों? क्या लालमन वो रिवॉर्ड मनी ले सकता है 10,000 रुपए गौरी दत्त से? तो इस पे जब गौरी दत्त ने पैसे देने से मना कर दिया तो लालमन जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। बच्चों आप एक सीए हो, आप बताओ जज साहब ने क्या फैसला सुनाया होगा? क्या दे देना चाहिए? नहीं बच्चों नहीं, जज साहब ने कहा नो। जज साहब ने क्या कहा? नो, द ऑफर was not communicated while performing। जज साहब ने कहा जब, एक मिनट कहां जा रहा है? ओए क्या जल्दी भागता है यार तू, क्या हो गया तेरे को? क्या हुआ है क्या? ओके बच्चों मैं ऐसे बात करता रहता हूँ अपने लैपटॉप से। ओके तो द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग, वो परफॉर्मिंग लिखा हुआ है, ठीक है ध्यान से लिखना। तो द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग, जब लालमन शुक्ला बच्चा लेके, नेफ्यू लेके वापस घर आया और वो बच्चे को हैंड ओवर कर दिया गौरी दत्त को, तब तक ऑफर पता ही नहीं था लालमन शुक्ला को। अगर ऑफर पता ही नहीं था तो उसका एक्सेप्टेंस कैसे हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, एक अग्रीमेंट बना ही नहीं। अग्रीमेंट हमेशा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, खाली एक्सेप्टेंस को ऑफर नहीं, अग्रीमेंट नहीं माना जाता। जब तक ऑफर आया ही नहीं तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? नो द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड व्हाइल परफॉर्मिंग। आ गया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट उठाओ और एक मस्त इसमें ट्विस्ट लेके आता हूं मैं। जल्दी 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 स्क्रीनशॉट उठाओ, 2 मिनट। उठा लिया? उठा लिया? उठा लिया? हाँ। अब मैं मान लो कि लालमन शुक्ला को उनका भांजा मिल गया। जब वो गांव में खोजने गए थे तो लालमन शुक्ला को उनका भांजा मिल गया, ठीक है। जब उनका भांजा मिल गया लालमन शुक्ला को, तभी उनको पता चल गया कि गौरी दत्त ने ऐसा कुछ ऑफर रखा है। मतलब वो घर वापस लेके नहीं आए थे, उसके पहले ही उनको पता चल गया था कि गौरी दत्त जी ने ऐसा 10,000 रुपए का रिवॉर्ड रखा है। क्या तब वो क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपए? हाँ सर, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो नेफ्यू को वापस घर में लेके आने का परफॉर्मेंस है। जब तक वो नेफ्यू को वापस ले नहीं आते तब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होती। तो जब तक परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं हुई है उसके पहले एक्सेप्टेंस हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट ऑफर इज कम्युनिकेटेड टू हिम। समझ आ गया? समझ आ गया? हाँ सर अच्छे से समझ आ गया। चलो तो फिर एक बार फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ लेते हैं। केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस की बात करते हैं। सबसे पहले गौरी दत्त सेंट हिज सर्वेंट लालमन टू फाइंड हिज मिसिंग नेफ्यू खो गया था, गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट को भेजा। आफ्टर दैट ही अनाउंस्ड रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु ट्रेसेस हिज रिव्यू, उसके बाद उन्होंने रिवॉर्ड अनाउंस किया। लालमन ट्रेस द बॉय इन इग्नोरेंस ऑफ गौरी दत्त अनाउंसमेंट और ऑफर। लालमन ने खोज निकाला और वापस लाके दे दिया, मतलब अपना सर्विस परफॉर्म कर लिया, जो भी उसको परफॉर्म करना था परफॉर्म कर लिया, खोज निकाला। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो ही क्लेम्ड इट, जैसे उसको पता चला तो उसने रिवॉर्ड क्लेम किया। क्या वो क्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर खोजने से पहले या फिर वापस घर लाने से पहले उसको ऑफर कम्युनिकेट हो जाता तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता था। आगे इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। सर अब हम और नहीं पढ़ सकते सर, आज बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आज मैं पूरा नहीं कराता, और एक पॉइंट करके मैं छोड़ दूंगा, ये वादा है मेरा सर आपका, ठीक है। चलो।
उसके बाद है और एक दो छोटा छोटा पॉइंट, केवल आपको पता है 6.8 में इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसको तो मैंने कितने अच्छे समझाया, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को, जब अपनी क्रश को प्रपोज करते हो तो क्या ये मन में सोचते हो कि वो ना बोलेगी, हाँ ही तो एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वही चीज है, इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। जब साहिल सर बाइक शोरूम में जाके ओनर को कह रहे थे कि मेरे को ये वाली बाइक चाहिए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हाँ बोले। समझ आ गया? एक बार लीगल टेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी एड्रेस्ड एंड नॉट मियरली विद द व्यू टू डिस्क्लोजिंग द इंटेंशन। मैंने जो आपको बताया था जब हम डेफिनेशन, मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस does not constitute an offer done। फिर उसके बाद ऑफर में भी कंडीशनल, बहुत इजी है ये, ऑफर में भी कंडीशनल। जब साहिल सर ने लिख के दिया था पेट्रोल पंप जो सर्विस वोमेन थी कि मेरे पास 2000 रुपये का नोट है, जो आप 1500 रुपीज़ मेरे को वापस करेंगे, वो मेरे को 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन में चाहिए, अगर नहीं है तो मैं पेट्रोल नहीं भराऊंगा, तो ऑफर कंडीशनल हो सकता है। तो सर वो तो एग्जाम्पल ठीक है, वो तो स्टोरी का एग्जाम्पल था, लेकिन असली एग्जाम्पल कुछ दीजिए। जैसे आप, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको क्लासेस दी, आप मेरे को पैसे देंगे, तो मैंने कहा कि जो मैं पैसे लूँगा वो सिर्फ यूपीआई पेमेंट या फिर आरटीजीएस या फिर एनईएफटी से ही लूँगा, कैश पेमेंट नहीं लूँगा। अगर आप मेरे को कैश देते हैं तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, और अगर मैंने आपसे कैश ले लिया और तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, वो हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार दिमाग क्लियर करते हैं, वैलिड एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ऑफर कंडीशनल हो सकता है, अगर मैंने कहा कि मैंने सिर्फ आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई पेमेंट से ही पैसे लूंगा, कैश में नहीं लूंगा, और आपने कैश में दिया, तो वो एक वैलिड ऑफर नहीं है, मतलब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर मैंने कैश रख लिया बिना कुछ बोले, तो तब जाके वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ये हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ऑफर जो है वो कंडीशनल हो सकता है, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप आरटीजीएस में दो या फिर एनईएफटी में दो। देखो, ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस, एनईएफटी एक्सेट्रा, द ऑफरी will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid। otherwise the contract will be treated as invalid। लेकिन कभी कभी वैलिड ट्रीट किया जाता है, एक्सेप्शंस है जो हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, जब हम एक्सेप्टेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने आपको वैसे बता दिया है, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता हूं तो वो वैलिड माना जाएगा। चलो आगे, सर 7 पॉइंट पढ़ लिया, अब तो रहने दो बेटा, ये लास्ट है, ये लास्ट है। इसके बाद और 2-3 पॉइंट है, वो मैं कल सुबह पढ़ाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मित्रों, हम इंपॉर्टेंट चीज फ्रेश माइंड में पढ़ते हैं, चाय की सिक्की लेके। साहिल सर ने आपको शायरी तो सुनाई होगी, चलो मैं फिर सुनाता नहीं हूँ। तो ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हमारी स्टोरी में साहिल सर ने मेरे को कॉल करके कहा कि सर 30,000 में आप मेरी नैनो ले लीजिए। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, देखते हैं। तो सर ने कहा अगर 2 दिन में आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं मान लूंगा कि आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो क्या ये एक वैलिड ऑफर है? नहीं, हम एक ऑफरी पे बर्डन नहीं डाल सकते। यहाँ पे लिख दो, ऑफर मस्ट नॉट पुट बर्डन ऑन ऑफरी। मजा आया दोस्तों? एक बार लीगल टेक्स्ट पढ़ते हैं। Thus, one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time, मतलब आप एक्सेप्टेंस नहीं देते हो इस टाइम लिमिट में, तो ऑफर वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए प्रपोजेस टू बी टू परचेज हिज एंड्रॉइड मोबाइल फॉर 5,000। ए ने बी को कहा क्या तू मेरा मोबाइल एंड्रॉइड फोन 5,000 रुपये में कर देगा? अगर तू 1 वीक में रिप्लाई नहीं करता तो मैं मान लूंगा तू खरीदेगा। हाँ कहा है। सर हमें ना केस लॉज बताइए। सर आप केस लॉज बता ही नहीं रहे, अभी तक 2 ही केस लॉ पढ़े हैं, कार्गिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल और लालमान शुक्ला वर्सेस कॉरिडोर। चलो बच्चों, ये लास्ट केस लॉ, फिर हम बंद करेंगे। फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली। बच्चों यहाँ पे प्लेंटिफ कौन है? केस किसने किया? फेल्ट हाउस ने। बिंडली कौन है? डिफेंडेंट। किसके अगेंस्ट केस हुआ है? आ गया। अब हम देखते हैं क्या हुआ था ये केस लॉ में। एकदम ध्यान से सुनना, हाथ पर झटको एक बार।
एकदम आराम से बैठो, स्ट्रेट नहीं बैठने का है। आप लोग वॉरियर हो, ठीक है, ये लास्ट है, 5 मिनट लगेंगे। एक अंकल थे वेल्ट हाउस, उन्होंने अपने नेफ्यू, अपने भांजे को लिखा, लेटर लिखा कि एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा। आई वॉन्ट टू बाई योर वाइट हॉर्स, इफ आई डोंट गेट अ रिप्लाई विद इन अ वीक फ्रॉम यू आई कंसिडर द हॉर्स माइन एट €30। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे वो सफ़ेद घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, अगर आपने एक वीक में मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगा कि आपने वो घोड़ा मुझे बेचने के लिए राजी हो गए हो €30 में, €30 में। समझ आ गया, ठीक है। उस पे बिंडली जो नेफ्यू था उसने कहा, द नेफ्यू डिड नॉट रिप्लाई बट टोल्ड द ऑक्शनर दैट द हॉर्स हैज बीन सोल्ड। का एक ऑक्शनर था, ऑक्शनर मतलब मैनेजर या कोई भी जो उसके घोड़े बेचता था, उसको कहा कि ये वाला घोड़ा मत बेचना, व्हाइट हॉर्स मत बेचना, ये घोड़ा ऑलरेडी सेल हो चुका है। लेकिन उसने अंकल को इन्फॉर्म नहीं किया ये चीज, अंकल को रिप्लाई नहीं किया। फिर क्या हुआ? However, the auctioneer then went ahead and sold the same horse by mistake. ऑक्शनर भूल गया कि बिंडली ने कहा था, मतलब उसके मालिक ने कहा था कि ये घोड़ा बिक चुका है, इसको मत बेचना। गलती से ऑक्शनर जब वो चीज भूल गया तो उसने वो घोड़ा बेच दिया, गलती से बेच दिया, जानबूझ के नहीं। तो अंकल को जब पता चला ये बात तो अंकल ने सू कर दिया बिंडली पे कि मेरे को वो घोड़ा चाहिए क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जज साहब जो ऐसे वाले बाल वाले हैं उन्होंने क्या जजमेंट सुनाया होगा? घोड़ा वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? तो मैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। आपको वॉरियर कहा है, वॉरियर, वॉरियर का टैग इतना इजी नहीं होता। हाँ, नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए सर? अभी तो आपने बताया ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यहाँ पे जज साहब ने क्या लिखा हम एक बार देखते हैं, उसके बाद हम अपना व्यू देखेंगे। ऑल्दो द नेफ्यू इंटेंडेड द अंकल टू हैव द हॉर्स, जब नेफ्यू के मन में था कि हाँ ठीक है मैं हॉर्स बेच दूंगा, he had done nothing to communicate this intention to the uncle। जैसे ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। ये हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो नेफ्यू ने, उसके मन में तो था मियर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, उसके मन में इंटेंशन तो था कि हाँ ठीक है मैं ये अपने अंकल को हॉर्स बेच दूंगा, लेकिन उसने अपने अंकल को कम्युनिकेट नहीं किया था। तो अभी तक अग्रीमेंट नहीं बना है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट, इसमें सिर्फ ऑफर था, एक्सेप्टेंस अभी तक हुआ नहीं था। जब वो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर देता अंकल को तब जाके एक्सेप्टेंस बनता। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, he had done nothing to communicate this intention to the uncle or to bind himself, therefore there was no contract to pass the property in the horse to the uncle। तब उसने कम्युनिकेट नहीं किया एक्सेप्टेंस, ये एक पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट, ऑफर वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा था कि नॉन कंप्लायंस मतलब अगर बिंडली रिप्लाई नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि वो घोड़ा बेचने के लिए रेडी है, एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा कोई ऑफर नहीं होता, ये ऑफर्स वैलिड नहीं होते। तो यहाँ पे दो चीजें हमने क्या सीखी, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होनी चाहिए, और सेकंड चीज हमने सीखी ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ व्हिच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। तो समझ आ गया? चलो ये लास्ट ही है। तो हमने अभी तक 8 पॉइंट देख लिए और सब कुछ समझ लिया है, और बाकी जो 2 पॉइंट है वो हम कल करेंगे, कल वाली क्लास में स्टार्टिंग में बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। मज़ा आ रहा है दोस्तों? मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ जो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि केस लॉस का चार्ट कैसे मेंटेन करना है। सर हमें चार्ट मेंटेन क्यों करना है बच्चों? ताकि बाद में आप सिर्फ 2 पेपर देखो अपने कॉपी का और सारा केस लॉस याद हो जाए, सारे डिसीजंस याद हो जाए आपको। ठीक है सर, बताइए सर कैसे मेंटेन करना है। तो बच्चों पहले जो आपकी कॉपी है उसको टेढ़ा कर लो, रेक्टेंगल व्यू कर लो, पूरा 2 पेज लो, मतलब सिंगल पेज नहीं 2 पेज लो। हो सकता है 2 पेज से ज़्यादा लगे, बट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2 पेज में हो जाना चाहिए। बड़ी अगर आपकी लॉन्ग रूलिंग कॉपी है तो उसको टेढ़ा कर दो और ऐसे मेरे साथ लाइन्स ड्रॉ करो। सबसे पहले नंबर के बाद केस लॉ,
के बाद प्रोविजन है, के बाद क्वेश्चन, के बाद डिसीजन। ठीक है, तो पूरे 2 पेपर में लाइन डाल लो। पहला सीरियल नंबर, केस लॉ, प्रोविजन मतलब केस लॉ का नाम, फिर प्रोविजन, कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है ये केस लॉ, फिर केस लॉ के फैक्ट्स क्या हैं, फिर उससे क्या क्वेश्चन अराइज होता है, और फिर उसका क्या डिसीजन है। तो हमने अभी तक 3-4 केस लॉ पढ़े। तो दोस्तों अभी बताऊं या फिर आप खुद से ट्राई करेंगे? चलो मैं बता ही देता हूँ। ओके, सबसे पहला है केस लॉ 1। मैं आपको कॉल आउट करूंगा, आपको लिखना है। नाम क्या है? कार्लिल वर्सेस पार्बोलिक बॉल। में प्रोविजन क्या था? प्रोविजन में बच्चों मैं कॉल आउट कर रहा हूं, आप लिखो। ऑफर कैन बी जनरल, ऑफर कैन बी जनरल, ऑफर कैन बी जनरल व्हेन general offer, when a general offer is accepted, when a general offer is accepted, sorry एक बार चेंज करो, हाँ, a general offer is said to be accepted, general offer is said to be accepted, a general offer is said to be accepted when all the conditions of offer are fulfilled. General offer is said to be accepted when all the conditions of the offer are fulfilled. समझ आ गया? प्रोविजन लिख लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस हम लिखेंगे। रिवॉर्ड ऑफ 100 rupees was made by a company who used their smoke balls even after that contracted influenza. Reward of 100 euros was made by a company who used their smoke balls and even after that contracted influenza. फिर जो आपने लिखा ना, who used their smoke balls, ब्रैकेट में लिखो as per their directions, लिखो as per their directions। सर आप एक साथ क्यों नहीं बोलते? तो होता है। क्वेश्चन के पहले और एक फैक्ट, मिसेस कार्लिल, फैक्ट्स के नीचे सेकंड फैक्ट, हाँ सेकंड पॉइंट, मिसेस कार्लिल followed the direction and used the smoke ball. Mrs. Carlyle used the smoke ball following the directions and even after that infected with influenza, got infected with influenza. Mrs. Carlyle used the smoke ball following the instructions, even after that got infected with influenza. Question आता है, can Mrs. Carlyle recover the reward? Can Mrs. Carlyle recover the reward? बच्चों क्या था? यस मिसेस कार्लिल कैन रिकवर। समझ आ गया? आपको ऐसे ही मेंटेन करना है। फिर उसके बाद सेकंड केस लॉ हमने क्या देखा था? सेकंड केस लॉ हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने एक्सप्रेशन अप्लाइड। ओके, सेकंड केस लॉ ने देखा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। केस नंबर 2 लिखो, नंबर 2 यहाँ पे लिखो, लालमन शुक्ला गौरीदत्त। प्रोविजन क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्या था? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सर फैक्ट्स क्या थी? फैक्ट्स लिखो, गौरीदत्त advertised that a reward of rupees 10,000, Gauridhat advertised that a reward of rupees 10,000 would be given to anyone who traces out her nephew, would be given to anyone who traces out her nephew. Second point facts का, लालमन शुक्ला traced her nephew, लालमन शुक्ला traced her nephew without knowing
Alman Shukla pressed her nephew without knowing the offer. Alman Shukla pressed her nephew without knowing the offer. क्वेश्चन क्या है? Can Alman Shukla claim the reward? Can Alman Shukla claim the reward? क्वेश्चन क्या आपको पता है? No, because the offer was not communicated before performance. Because the offer was not communicated before performance. समझ आ गया? थर्ड केस में हमने क्या पढ़ा बच्चों? Feldhaus versus Bindley. Feldhaus versus Bindley. प्रोविजन क्या था? Offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. जो आपको जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें केस लॉ साइड भी करके आएंगे हम, मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊंगा. अब फैक्ट्स क्या था? फैक्ट्स था नंबर 1 में Feldhaus wrote by horse from nephew if he. अब अपने बॉक्स में लिखना, मैं थोड़ा बाहर लिख रहा हूँ. फॉलो आउट करो, मैं आपको लिखो. इफ ही डजंट रिप्लाई विद इन अ वीक it would amount to acceptance. If he doesn't reply within a week, would amount to acceptance. Nephew, third point, nephew had the intention but did not communicate acceptance. Had the intention but did not communicate acceptance to his uncle. Nephew had the intention but did not communicate his acceptance to the uncle, and his auctioneer sold that white horse by mistake. His auctioneer sold that white horse by mistake. Question क्या है दोस्तों? Will Feldhaus be able to recover the horse? Will Feldhaus be able to recover the horse or force this agreement or enforce the contract? Contract तो हुआ ही नहीं, तो will be able to recover the horse. Decision तो आपको पता है बच्चों. No, because it is not a valid offer. No, because it is not a valid offer. Because offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. No, it is not a valid offer because offer must not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance. बच्चों हमने लीगल रूल्स के 8 पॉइंट पढ़ लिए और एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छप गए हैं. केस लॉज भी हमने 3 पढ़ लिए. कल वाली जो क्लास है में हम बहुत सारे केस लॉज देखने वाले हैं. हाँ सर बहुत सारे, हाँ मिनिमम 5-6 केस लॉज हम देखने वाले हैं और कल मज़ा आ जाएगा. तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपने आज बहुत अच्छे से पढ़ा. थैंक यू सो मच बच्चों. और जैसे कि आप जानते हैं जाते जाते हम एक हर्ट बनाएंगे. तो ये पेन इतना क्यों है? थैंक यू. आपका नाम क्या है? वॉरियर्स. और हमारा प्यारा सा हर्ट.
थैंक यू सो मच। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। कल आपको सब रिवाइज करके आना है और कल हम स्टार्टिंग में रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और 2 दिन क्लास में हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। मज़ा आ जाएगा सर बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ते रहिए, मस्ती भी करते रहिए। सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता। कीजिए, आप एक वॉरियर हैं, लाइफ एंजॉय कीजिए।